हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2017 में आया एक साईफाई एडवेंचर फिल्म टाइम ट्रैप, जो कि टाइम डायलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अभी बिना कोई देरी किए चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में एक इंसान एक गाड़ी के पास आता है और उसमें छानबीन करने लगता है। वहाँ एक बैग के अंदर से उसे एक जर्नल मिलता है जिसमें कुछ फोटोज होता है और साथ ही एक मैप का डायग्राम भी होता है। वो दरवाजा बंद करके चलने लगता है और थोड़ी ही दूर में उसे एक गुफा दिखाई देता है। वो नीचे देखने लगता है कि तभी उसका डॉग बॉस भौंकने लगता है। वो बॉस की तरफ देखता है और उसे पहाड़ी में एक और गुफा दिखाई देता है। वो दोनों ऊपर जाता है पर गुफा से थोड़ी ही दूर में बॉस रुक जाता है और भौंकने लगता है। वो इंसान आगे बढ़ता है और जब वो अंदर देखता है उसे अंदर एक काउबॉय खड़ा हुआ दिखता है। वो उसे आवाज दे ही रहा होता है कि उसकी नजर उसके गन पर पड़ता है, जिसे देखकर वो चुपके से पीछे हट जाता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, जहां गाड़ी में उसके बैच को देखकर हम जान पाते हैं कि उसका नाम जेसन हॉपर है और वो एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर है। वो किसी जेकी को फोन करता है और उनके बातों से हम जान पाते हैं कि वो 1970 में लापता हो गए एक हिप्पी ग्रुप के खोज में है। हॉपर टाउन में वापस आता है और देखता है कि जेकी के साथ टाइलर भी है। टाइलर के पूछने पर हॉपर बताता है कि हाँ, उसे वो हिप्पी वैन मिल गया है। टाइलर भी हॉपर के साथ जाना चाहता है पर हॉपर उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अकेला ही जाएगा। जेकी हॉपर से बैग मिलाती है और कहती है, देखो ये दोनों जुड़वे हैं। टाइलर पूछता है कि आप वाकई उन्हें ढूंढ पाएंगे। इस पर हॉपर कहता है कि अगर वो लकी रहा तो शायद उसे वो मिल जाएगा जिसकी तलाश में वो लोग गया था। हॉपर उस जगह वापस जाता है और सबसे पहले एक रस्सी को बांधकर उस गड्ढे में फेंक देता है, ताकि अगर वो अंदर खो जाए तो उस रस्सी की मदद से निकल सकता है। इसके बाद वो वापस ऊपर जाता है और देखता है कि वो इंसान अभी भी वही खड़ा है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और जाते जाते वो देखता है कि एक जगह से हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। हॉपर देखता है और कहता है कि ये तो एक दीवार है। वो आगे बढ़ जाता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अभी 2 दिन बीत जाता है पर हॉपर को वापस न आते देख टाइलर तय करता है कि वो और जेकी हॉपर को ढूंढने जाएंगे। उन्हें गाड़ी की जरूरत होती है तो जेकी टाइलर से उसकी क्रश केरा को फोन करने के लिए कहती है। टाइलर केरा से बात नहीं करना चाहता तो जेकी केरा को फोन कर देती है और फिर टाइलर से बात करने के लिए कहती है। केरा कहती है कि वो उसकी बहन विप्स के स्कूल प्रोजेक्ट में मदद कर रही है। टाइलर कहता है कि उसके पास एक बेटर ऑप्शन है जो एडवेंचरस है और इससे डेफिनेटली विप्स को A+ मिल जाएगा। इसके लिए बस केरा को उसके डैड के 4x4 कार को लाना होगा। केरा मान जाती है। गाड़ी में विप्स रिकॉर्ड करते हुए पूछती है कि इस ट्रिप में जाने का क्या मकसद है। टाइलर कहता है कि वो और जेकी एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर जेसन हॉपर के टीचिंग असिस्टेंट हैं, जो 1917 में गायब हो गए एक हिप्पी ग्रुप को खोजने के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। वो हिप्पीज किसी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में था जो कभी वापस नहीं लौटा। केरा कहती है, फाउंटेन ऑफ यूथ, सच में? इसके बाद वो लोग एक घर के सामने रुकता है और वहां से विप्स की फ्रेंड फर्बी को भी अपने साथ ले लेता है। फर्बी एक शरारती टाइप का लड़का है। वो सबको एक एक हैंडकैम देता है और साथ ही वो जेकी के साथ फ्लर्ट करता रहता है। उन्हें वो हिप्पी वैन मिल जाता है जिसमें छानबीन करने पर उन्हें एक फोटो मिलता है जिसके पीछे लिखा होता है द हॉपर्स। इससे उन्हें ये पता चलता है कि प्रोफेसर हॉपर जिन हिप्पीज को ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी फैमिली है। गाड़ी के बैकडोर को खोलते वक्त फर्बी गिर जाता है और वो देखता है कि गाड़ी के साथ एक रस्सी बंधा हुआ है। वो लोग रस्सी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है और पास ही में उन्हें एक गुफा मिलता है। वो लोग अंदर जाते हैं और देखता है कि वो रस्सी नीचे खाई में जा रहा है। टाइलर रस्सी को देखकर कहता है कि ये प्रोफेसर हॉपर का नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही पुराना है। इसके बाद सभी अपना अपना बैकपैक उठाता है और गुफा के अंदर जाने लगता है। फर्बी को गुफा से डर लगता है, इसलिए वो तय करता है कि वो बाहर रहकर ही रेडियो से उनके कांटेक्ट में रहेगा। केरा को विप्स की फिक्र होने लगती है पर विप्स कहती है कि वो ये कर लेगी और फिर वो और जेकी पहले नीचे चली जाती है। केरा विप्स को पुकारती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। टाइलर कहता है, तुम फिक्र मत करो, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो लोग जरूर आवाज देगा। थोड़ी और नीचे जाने पर उन्हें हवा में मॉइस्चर होने का एहसास होता है और वो लोग महसूस कर पाता है कि हवा का दबाव एक जगह से चेंज हो रहा है। वो लोग थोड़ा और नीचे चला जाता है और सीन कट होकर अब प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो उस लेयर को पार कर चुका था।
हॉपर जैसे ही वो लेयर पार करता है, वो देखता है कि वो काबू इंसान अब स्लो मोशन में आगे बढ़ रहा है। थोड़ा और आगे जाने पर अब वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने लगता है। हॉपर पीछे मुड़ता है और उसे गुफा के बाहर से एक लाइट जलते बुझते हुए दिखता है। अब ऐसा क्यों है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तभी हॉपर को अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई देता है। फिर अचानक से कोई लड़की चिल्लाती है, जिसे सुनकर हॉपर बाहर की तरफ भागने लगता है। वो बाहर आता है और देखता है कि रात हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही अंदर गया था, पर यहाँ तो रात हो चुका है। वो बॉस को आवाज देता है, पर बॉस वहाँ नहीं था। तभी उसकी नजर वैन के सामने की दूसरी गाड़ी पर पड़ता है और उसे लगता है कि वहाँ और भी कोई आया है। वो भागते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि गाड़ी रहस्यमय तरीके से झाड़ियों से ढका हुआ है। वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो स्टार्ट नहीं होता। उसे लगता है शायद उसकी गाड़ी का बैटरी डेड हो गया है। वो उस दूसरी गाड़ी से बैटरी लाने के लिए जाता है और देखता है कि वो गाड़ी भी झाड़ियों से ढका हुआ है, मानो जैसे वो बहुत सालों से वही पड़ा हो। तभी उसकी नजर वहां पड़े बैग पर पड़ता है और वो देखता है कि वो बैग जैकी की है। ये देखकर वो घबरा जाता है और जैकी को आवाज देने लगता है। उसे समझने में देर नहीं लगता कि जैकी भी गुफा के अंदर चली गई है। वो वापस से अंदर जाने लगता है। निशान के लिए वो लाइट टिप्स को गिराते हुए जाता है। तभी एक बार वो जैसे ही टिप को फेंकता है, वो टिप हवा में ही रुक जाता है। हॉपर जैसे जैसे उसके पास जाता है, वो टिप धीरे से नीचे गिर जाता है। हॉपर देखता है कि लाइट फिर से जलने बुझने लगा है। खैर वो आगे बढ़ जाता है। इधर ये लोग नीचे पहुंच जाता है और केरा विप्स से कहती है कि वो विप्स को कब से पुकार रही थी, पर विप्स कहती है कि उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसके बाद विप्स और जैकी थोड़ा आगे बढ़ती है और तभी उन्हें अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग फौरन पीछे हटता है और ये तय करता है कि वो लोग गुफा से बाहर चलेंगे। जैकी कहती है कि मैं जल्दी से ऊपर जाकर फर्बी के साथ तुम लोगों को ऊपर खींचूंगी। वो ऊपर चढ़ने लगती है, पर थोड़ी ही ऊपर चढ़ पाती है कि वो रस्सी टूट जाती है और वो टाइलर के ऊपर गिर जाती है। टाइलर का हाथ और जैकी के पैर में मोच आ जाती है। टाइलर रस्सी को देखता है और उन्हें लगता है कि शायद फर्बी ने रस्सी को काट दिया होगा। टाइलर उस दूसरी रस्सी को खींचता है और वो रस्सी भी टूट जाता है। सभी को बहुत गुस्सा आता है और रेडियो लेकर फर्बी को दूसरी रस्सी नीचे फेंकने के लिए कहता है, पर फर्बी का कोई रिप्लाई नहीं आता। विप्स कहती है कि मैं फर्बी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी उन्हें फिर से अंदर से एक आवाज सुनाई देता है। टाइलर फिर से रेडियो लेकर कहता है, फर्बी अपनी शरारत बंद कर, यहाँ नीचे कुछ है, जल्दी से दूसरी रस्सी फेंक। वो रिसीवर को ऑन करता है और तभी रेडियो में कोई मदद के लिए पुकारता है। टाइलर के पूछने पर वो कहता है कि वो फर्बी है। केरा कहती है ये फर्बी जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। इसके बाद सभी तय करता है कि बैठे रहने से बेहतर है कि वो लोग अंदर जाकर ये पता लगाए कि आखिर क्या चल रहा है। सभी आगे बढ़ता है, जहाँ एक पत्थर के पास वो लोग देखता है कि ऊपर एक लाइट एक ओर से दूसरी ओर मूव कर रहा है। उन्हें लगता है शायद फर्बी कोई फ्लैशलाइट लेकर उनके साथ मजाक कर रहा है। केरा पत्थर के ऊपर चढ़ती है और देखती है कि वहाँ एक रस्सी है। फिर वो जैसे ही नीचे की तरफ देखती है, वो रोने लगती है। सभी देखता है कि वहाँ फर्बी पड़ा है। टाइलर कहता है उसका गर्दन टूटा हुआ है, शायद वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था और तभी किसी ने उसकी रस्सी काट दी। टाइलर उसकी बैग को लेता है और देखता है कि कैमरा अभी भी ऑन है। वो लोग उस रिकॉर्डिंग को देखने लगता है, जिसमें उनके चले जाने के बाद फर्बी आसपास घूम रहा होता है और तभी उसे एक गाड़ी दिखता है जो कि हॉपर की होती है। फिर वो देखता है कि किसी ने एक रस्सी को पत्थर से बांधकर गुफा में फेंक रखा है। फर्बी कहता है हो सकता है ये प्रोफेसर हॉपर की है। फिर उसे गाड़ी में हॉपर की डेथ की जर्नल मिलता है और उसे दिखाते हुए वो कहता है कि इसे देखकर लगता है कि हॉपर की डेथ किसी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में था। उस जर्नल के हिसाब से किसी क्वीन ने उसके मरते हुए पति को बचाने के लिए उस फाउंटेन ऑफ यूथ से पानी लाने के लिए अपनी एक सेना को भेजा था, पर उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। तभी फर्बी कहता है कि मुझे गाड़ी में वापस जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा होने वाला है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके घड़ी के हिसाब से तो अभी सिर्फ 1 बजा है। वो लोग फिर से उसे देखने लगता है, जिसमें फर्बी कहता है कि उसने वापस से उस जर्नल को पढ़ा और इसके हिसाब से फाउंटेन ऑफ यूथ वाली बात हॉपर की फैमिली में एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में पास किया गया, पर फिर हॉपर की बहन बीमार पड़ गई और वो सभी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में निकल गया।
इसके अगले क्लिप में फर्बी कहता है कि अभी सुबह हो चुका है और मैंने तय किया है कि मैं हॉपर की रस्सी के सहारे नीचे जाऊंगा और अपने दोस्तों को ढूंढूंगा। वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगता है और थोड़ी ही नीचे जाता है कि उसे कुछ अजीब दिखता है। वो देख ही रहा होता है कि अचानक से उसकी रस्सी टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। टाइलर कैमरा को बंद करने के लिए कहता है। जैकी कहती है अभी यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि केरा ऊपर जाकर हम सबके लिए रस्सी फेंके। टाइलर कहता है नहीं, इसमें बहुत खतरा है, ऊपर कोई है जो रस्सी को काट रहा है। केरा कहती है तुम यहाँ किसी को ढूंढने आए थे और वो इंसान किसी और को ढूंढने आया था। तुम्हें क्या लगता है अगर हम यहाँ रुके तो हमारे साथ क्या होगा? और ये कहकर वो चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो हैंडकैम को लगा लेती है और टाइलर उसे एक जीपीएस बीकन देता है और कहता है मैंने इसे पैक किया क्योंकि मुझे लगा ये कितना स्टूपिड है कि एक ऐसे इंसान को खोजने के लिए निकलना जो किसी और को खोजने के लिए निकला था। इस पर केरा थोड़ी हंसती है। केरा कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद तुम्हें कुछ पता है पर तुम कह नहीं रहे। टाइलर कहता है कि शायद वो सूरज है और शायद ये दिन और रात हो रहा है, इसीलिए तो वीडियो की टाइमिंग मैच नहीं कर रहा। केरा कहती है मैंने इससे बकवास चीज आज तक नहीं सुनी और वो चढ़ने लगती है। वो थोड़ी ही ऊपर चढ़ती है और उसे फिर से हवा का दबाव बदलते हुए फील होता है। खैर वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और जब वो देखती है उसकी होश उड़ जाती है। बाहर उसे पेड़ पौधे कुछ नहीं दिखता और ठंड लगने के साथ साथ उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। वो टाइलर को आवाज देती है पर टाइलर जवाब नहीं देता। केरा बीकन से मैसेज भेजना चाहती है पर उसे सिग्नल नहीं मिलता। वो सिग्नल की तलाश में थोड़ा आगे बढ़ती है और देखती है कि सामने से एक रेतीला तूफान आ रहा है। वो थोड़ी ऊंचाई में चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है और तभी उसे ऊपर कुछ दिखती है। वो देख पाती है कि आसमान में तारे साफ दिखाई दे रहा है और साथ ही वहाँ किसी तरह का कोई त्रिकोणीय चीज है। ये देखकर वो घबरा जाती है और फौरन गुफा में उतर जाती है। नीचे आकर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, सब कुछ चला गया, ना कोई पेड़ है और ना कोई घास पत्ते, सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। शायद एक बॉम्ब गिर गया होगा जब हम यहाँ अंदर थे। वहाँ ऊपर आसमान में भी कोई चीज था। वो लोग टाइलर और केरा दोनों की रिकॉर्डिंग को मैच करके देखता है और पता चलता है कि केरा की रिकॉर्डिंग आधे घंटे से भी ज्यादा का है पर टाइलर का रिकॉर्डिंग सिर्फ कुछ सेकंड्स का है। ये सब देखने के बाद टाइलर कहता है कि वो रस्सी किसी इंसान ने नहीं काटा बल्कि बहुत समय बीत जाने की वजह से और फिक्शन के कारण जोर से खींचने पर रस्सी अपने आप टूट गया। जैकी कहती है क्या? टाइलर कहता है बाहर के मुकाबले गुफा के अंदर समय बहुत धीमा चल रहा है। ऊपर वो सूरज है उगते और डूबते हुए। केरा रोने लगती है और भिप्स से कहती है कि तुम 13 साल की हो, तुम्हें रोना चाहिए। भिप्स कहती है मैं नहीं रो रही क्योंकि मुझे पता है तुम हमें यहाँ से बाहर ले जाओगे। जैकी कहती है तो यही फाउंटेन ऑफ यूथ है, अगर समय रुक जाता है तो तुम हमेशा जवान रह सकते हो। कोई भी उसकी बात पर भाव नहीं देता। तभी टाइलर देखता है कि फर्बी की रेडियो टूटा हुआ है पर जब उन लोगों ने वीडियो में देखा था वो ठीक था। वो लोग वापस से फर्बी की रिकॉर्डिंग को देखने लगता है जहां वो लोग देख पाता है कि जब टाइलर रेडियो में फर्बी को आवाज दे रहा था उस वक्त फर्बी जिंदा था और वही मदद के लिए पुकार रहा था। वो बात कर ही रहा था कि उसी वक्त कोई अनजान शख्स आया और उसने फर्बी को मार मार के मार डाला। ये सब देखने के बाद वो लोग तय करता है कि वो लोग अभी के अभी गुफा से बाहर निकलेगा। केरा रस्सी को लेकर वापस ऊपर चढ़ने लगती है। इधर भिप्स और जैकी वापस से फर्बी की वीडियो को देखता है और वो लोग नोटिस करता है कि सूरज अपना दिशा बदल रहा है। ये देखकर भिप्स कहती है कि ये बस सूरज नहीं है, ये सीजन है। केरा के पूछने पर टाइलर कहता है कि वो एक दिन नहीं बल्कि पूरा एक साल है। हम यहाँ कई घंटों से हैं, इसका मतलब कई हजार साल बीत चुका है। तभी ऊपर से कोई चीज नीचे आ जाता है और उनके देखते देखते ही वो एक लेडर का रूप ले लेता है। जैकी कहती है शायद हमें रेस्क्यू किया जा रहा है। केरा उस पर चढ़कर ऊपर जाने ही लगती है कि तभी वो लोग देखते हैं कि ऊपर से कोई चीज नीचे आ रहा है। उन्हें लगता है कि वो कोई एलियन है क्योंकि वो 8 फीट से भी ज्यादा लंबा का है। वो चीज लेडर को छूने ही वाला होता है कि उसी वक्त पीछे से एक जंगली इंसान आकर उस पर हमला कर देता है। वो चीज उसे पटक देता है और कोई एडवांस मशीन से उसे बंदी बना लेता है। फिर वो इनकी तरफ देखने लगता है और ये लोग वहां से भागने लगता है। वो चीज लेडर का बटन दबाता है और लेडर श्रिंक होकर एक छोटा सा ट्यूब बन जाता है। इससे ये बात साफ हो जाता है कि उस चीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। इधर ये लोग भागते भागते एक दूसरी जगह जा पहुंचता है जहां वो लोग देखता है कि वहां मशाल जल रहा है। तभी वो लोग देखता है कि वहां एक औरत की लाश पड़ी है। गौर से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हॉपर की मॉम है। वहीं पास ही उन्हें हॉपर की डेड की लाश भी मिलता है। फिप्स कहती है और वो सब कौन है? वो लोग देखता है कि वहाँ जंगली इंसान भी है। सभी भागने ही लगता है कि वो लोग इन्हें देख लेता है।
टाइलर सबको वहां से जाने के लिए कहता है और अकेले ही उनसे लड़ने लगता है। वो लोग टाइलर को घायल कर देता है और फिर बाकियों के पीछे चला जाता है। ये सभी इधर छुप जाता है और जंगली इंसान आगे निकल जाता है। केरा उन्हें वहीं रुकने के लिए कहती है और टाइलर को देखने चली जाती है। वो देखती है कि टाइलर बुरी तरह घायल हो चुका है और बेहोश है। ये देखकर केरा रोने लगती है। उसी वक्त वो चीज वहां जाता है, पर उन पर हमला करने के बजाय वो वहां के फाउंटेन से पानी का सैंपल लेता है और जाने लगता है। केरा रो रही होती है, जिसे देखकर वो चीज टाइलर को पकड़ता है और उसे खींचकर फाउंटेन के पानी में डुबा देता है। केरा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर फिर उसे समझ आती है कि वो चीज उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। तभी जंगली इंसान वापस आ जाता है और वो चीज उनसे लड़ने लगता है। तभी टाइलर को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। जंगली इंसान उस चीज को घायल कर देता है और उसका हेलमेट निकालकर उसे मारने लगता है। और इसे देखकर वो लोग जान पाता है कि वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक इंसान ही है। ये देखकर टाइलर उसकी मदद करता है और वो इंसान उन जंगली इंसानों को बंदी बना देता है। टाइलर उसे उसका हेलमेट देता है, पर वो उसे नहीं लेता और देखता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। इधर समय बीतता जाता है और फिर एक रोशनी आ जाता है। इधर विप्स और जेकी वापस आ जाती है और वो इंसान उन सबका फेस स्कैन करता है और उन्हें एक न्यूज दिखाता है जो कि उनके लापता होने के बारे में था। केरा पूछती है कि वो कौन से साल से आया है। वो इंसान किसी अनजान भाषा में बात करने लगता है जिसे वो लोग समझ नहीं पाता। उसका समय समाप्त हो जाता है और वो एक दूसरा न्यूज लगाकर मर जाता है। उस न्यूज में ये बताया जाता है कि शायद 1000 साल में धरती इंसान के रहने लायक नहीं रहेगा। इसी वजह से ये तय किया गया है कि स्पेस में एक कॉलोनी बनाया जाएगा जिसका नाम होगा आर्क। इंसानियत को बचाने का सिर्फ यही तरीका है और इस न्यूज के साथ फीड बंद हो जाता है। ये सब देखने के बाद सभी का होश उड़ जाता है। विप्स कहती है तो हमारे यहाँ रहते हजारों साल बीत चुका है। इस पर टाइलर कहता है इतना लंबा समय कि इंसान 8 फीट लंबा हो गया और दूसरी भाषा बोलने लगा। फिर टाइलर कहता है कि अगर वो लोग बाहर चले भी जाए तो भी उन्हें बाहर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि बाहर का सब कुछ जा चुका है। ये सुनकर विप्स रोने लगती है। जैकी कहती है या तो हम लोग हमेशा के लिए यही रुक जाएं या फिर बाहर निकले। उसी वक्त टाइलर को हॉपर का बैग दिख जाता है। वो काउबॉय की गन को लेता है और फिर उन्हें फार्बी को लाने के लिए कहकर हॉपर को ढूंढने दूसरे रास्ते निकल जाता है। चलते चलते उसे हॉपर की लाइट ट्यूब्स दिखता है और वो उसे फॉलो करते हुए जाने लगता है। तभी उसे एक जंगली लड़की मिलता है जो पानी लेकर वहाँ घायल पड़े लोगों को खिला रही होती है। टाइलर आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे हॉपर घायल पड़ा मिलता है। हॉपर कहता है कि वो अटक गई है। टाइलर देखता है कि थोड़ी ही आगे एक और घना लेयर है जिसके उस पार का टाइम मानो रुक सा गया है। वहाँ एक छोटी लड़की भी होती है जिसे हॉपर कहता है कि वो उसकी बहन है। टाइलर कहता है वो ट्रैप हो चुकी है। हॉपर कहता है वहाँ सब कुछ स्लो है, उसी तरह जैसे अंदर आते वक्त यहाँ स्लो था। टाइलर देखता है कि वहाँ पर एक झरना है और साथ ही वहाँ जंगली इंसान और सैनिक जिन्हें शायद रानी ने भेजी थी सभी लड़ रहे हैं। टाइलर कहता है यही फाउंटेन ऑफ यूथ है, आपने इसे ढूंढ लिया। हॉपर कहता है इस गुफा का सिस्टम इस तरह का है ताकि ये फाउंटेन को प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई भी किसी को यहाँ भेजेगा तो जब वो वापस जाएगा तब तक वो इंसान जा चुका होगा और जो इंसान यहाँ आएगा उसका भी सब कुछ जा चुका होगा। तभी जैकी की आवाज आती है और टाइलर उसके अंदर जाने ही वाला होता है कि वक्त रहते ही हॉपर उसे रोक देता है। टाइलर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है पर हॉपर कहता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो टाइलर को जाने के लिए कहता है मगर जाते जाते उससे गन ले लेता है ताकि वो उन जंगली इंसानों को कुछ देर के लिए रोक सके। टाइलर चला जाता है और फर्बी को फाउंटेन के अंदर डाल देता है। तब तक जंगली इंसान वापस आ जाता है जिससे वो लोग भागने लगता है। वो लोग उस सुरंग के पास जाता है और देखता है कि लाइट चलना बंद हो गया है। टाइलर बटन दबाकर लेडर सिस्टम को ऑन कर देता है और फिर वो लोग ऊपर चढ़ने लगता है। केरा सबसे आगे होती है और वो देखती है कि वहाँ ऊपर पानी है। वो जैसे ही पानी में हाथ डालती है एक एलियन हाथ उसे पकड़कर खींचने लगता है। टाइलर उसे पकड़ लेता है और खींचने की कोशिश करने लगता है। तभी नीचे एक जंगली इंसान का ध्यान लेडर की लाइट पर पड़ता है और वो उसका बटन दबा देता है। लेडर ऑफ हो जाता है जिससे टाइलर का हाथ छूट जाता है और केरा ऊपर चली जाती है। सीन अभी केरा की नजर से दिखाया जाता है जिसमें वो बचने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो एलियन उसे मास्क पहनाता है और केरा देखती है कि उसके दोस्त नीचे गिर रहे हैं। फिर इसके बाद केरा को तेजी से ऊपर खींच लिया जाता है। इधर ये लोग अभी भी गिर रहा होता है और तभी अचानक ऊपर से 3 केबल आता है और वो तीनों केबल टाइलर, जैकी और विप्स को पकड़ लेता है। सीन फिर से केव के नजरिए से दिखाया जाता है जिसमें टाइम नॉर्मल है और ये सभी हवा में लटक रहा है। तभी ऊपर से केरा आती है और एक एक करके सबको ऊपर खींच लेती है। जैकी कहती है फर्बी और हॉपर का क्या? केरा कहती है एक बार हम ऊपर चले जाए इसके बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा।
जैकी को भी ऊपर खींच लिया जाता है। फिर इसके तुरंत बाद और भी बहुत सारे केबल आ जाते हैं और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अगले सीन में फर्बी होश में आता है और वो देखता है कि वो किसी दूसरी जगह पर है। वो देखता है कि उसके सामने एक और पॉड है। तभी एक दरवाजा खुलता है जहाँ फर्बी को दो लंबे लंबे एलियन जैसा कुछ दिखाई देता है। तभी उसके पॉड से हॉपर निकलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाता है। कुछ देर में वहाँ बाकी सब भी आ जाता है जिन्हें देखकर फर्बी बहुत खुश हो जाता है। तभी उस दूसरे पॉड से हॉपर की मॉम और डैड भी निकलता है और साथ ही उन्हें पुकारते हुए हॉपर की बहन भी आ जाती है। हॉपर हैरान रह जाता है जिसे देखकर टाइलर कहता है हमें बहुत सारी बातें करनी है। जैकी कहती है बहुत कुछ बदल चुका है पर यहाँ सब हमारे बारे में ही बात कर रहा है। उसके इतना कहते ही कैमरा आग से दूर शिफ्ट हो जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी डेफिनेटली आपके मन में कुछ सवाल रह गए होंगे, तो चलिए एक एक करके उनका जवाब देखते हैं। पहला सवाल कि फर्बी और हॉपर के मॉम और डैड तो मारे गए थे, तो फिर वो सब कैसे जिंदा हो गए? वेल, इसका सीधा सा जवाब है उस फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से। अभी आप सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, वो पानी जख्मों को ठीक कर सकता है, पर वो कैसे किसी के आत्मा को वापस शरीर में डाल सकता है? तो इसका जवाब इस सवाल में ही है। दरअसल इस फिल्म में आत्मा के कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। इसके हिसाब से अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप भी जिंदा है। अगला सवाल कि फर्बी ने जिन लोगों को देखा था क्या वो एलियन था? तो इसका जवाब है नहीं, वो इंसान ही था। दरअसल हजारों सालों तक स्पेस में रहने की वजह से इंसान इवॉल्व होकर पहले तो वो 8 फीट का बन गया और फिर उन एलियन जैसा। अगला सवाल कि क्या केरा उसके दोस्तों को बचाने के लिए बहुत साल बाद आया? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आपने नोटिस किया है तो उन लोगों को गिरते हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ था। समय मानो रुक सा गया था। पर पहले हमने देखा था कि करीब 3 सेकंड में ऊपर 1 साल बीत जाता था। तो अगर यहाँ 1 सेकंड भी नहीं हुआ तो इसका मतलब उन्हें बचाने के लिए केरा जल्दी ही आ गया। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, जब केरा को ऊपर खींचा गया तो ऊपर जाकर वो उन लोगों से बात की और उन्हें कन्विंस किया कि वो लोग उसके फ्रेंड्स और फैमिली को बचा ले। और फिर कुछ ही घंटों बाद वो केबल्स नीचे आया और फिर केरा आकर उन सबको ऊपर खींचा और उन्हें बचा लिया। अगला सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में आया होगा कि आखिर वो केबल्स कैसे इतनी जल्दी आकर उन सबको पकड़ सकता है, क्योंकि अंदर तो समय बहुत धीमा हो जाता है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर आप किसी चीज को अंदर फेंके तो वो अंदर के समय के साथ ही नीचे गिरता है, पर अगर आप किसी चीज को बाहर से ही कंट्रोल करें तो वो बाहर के टाइम के अकॉर्डिंग ही बिहेव करेगा। इसे समझने के लिए आपको क्विकसिल्वर लॉ के बारे में जानना होगा। जब क्विकसिल्वर एक्शन में होता है तो उसके अलावा बाकी सभी चीजें मानो स्लो हो जाता है और वो आसानी से अपने मिशन को कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही यहाँ जो अंदर का हिस्सा है वो मान लीजिए कि बाकी सब है जो स्लो हो गया है, और जो वो केबल से वो क्विकसिल्वर के हाथ है जो ऊपर से उसे कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ क्विकसिल्वर का हाथ उन सभी को पकड़ता है और उन्हें बचा लेता है। यहाँ पर एक और सवाल उठ जाता है, उन सभी को पकड़ने के बाद यहाँ पर टाइम को बिल्कुल नॉर्मल लिखा जाता है और फिर केरा आती है, वो लोग थोड़ी बात करते हैं और फिर उन लोगों को एक एक करके ऊपर खींचता है। इस दौरान कई सेकंड्स बीत जाते हैं जो कि बाहर के लिए कई साल हो सकता है। तो क्या इतने देर तक बाहर के इंसान वेट करता रहा कि केरा उनसे बात करेगी और फिर उन्हें ऊपर खींचेगी? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इतने सालों में इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गया, यहाँ तक कि उन्होंने ग्रेविटी को भी इन्वर्स करना सीख लिया, जिस वजह से वो पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर जा रहा था। और वैसे अगर आपको याद है तो समय का अंतराल गुफा में मॉइस्चर के लेयर की वजह से हो रहा था। तो जब यहाँ समय नॉर्मल दिखाया गया और जब केरा उन सबसे बात कर रही थी उस दौरान वहाँ के मॉइस्चर लेयर को किसी तरह टेक्नोलॉजी से डिजेबल कर दिया गया और इस वजह से वहाँ का समय और बाहर का समय बिल्कुल सेम था। सो आई होप कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिल्म को बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी लूपहोल नहीं है। वैसे अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।